स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक बड़ी खबर टिहरी से, जहां पर डोबरा चांठी पुल को लेकर सियासत अब जोरों पर है। कांग्रेस और बीजेपी में पुल के क्रेडिट लेने की होड़ मची है। कांग्रेस आज पुल पर सम्मान समारोह करने जा रही है। पुल को लेकर आंदोलन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं बीजेपी 8 नवंबर को पुल के उद्घाटन की तैयारियों में जुट गई है। तो अब डोबरा चांठी पुल को लेकर लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी क्रेडिट लेने की होड़ में अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं इस पुल को लेकर सियासत कर रही है। डोबरा चांठी पुल को लेकर जो सियासत हो रही है उसमें कांग्रेस और बीजेपी में पुल के क्रेडिट लेने की होड़ है। कांग्रेस आज पुल पर सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रही है। पुल को लेकर आंदोलन करने वालों को इसमें सम्मानित किया जाएगा। वहीं बीजेपी 8 नवंबर को पुल के उद्घाटन की तैयारियों में जुट गई है। यानी 8 तारीख को पुल का उद्घाटन होगा। इसके लिए बीजेपी अभी से तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने वहां पर सम्मान समारोह का आयोजन किया हुआ है। बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, डोबरा चांठी पुल, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया, अब जाकर ये तैयार हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो सियासी पार्टियां हैं वो पूरा क्रेडिट लेने की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस आज सम्मान समारोह कर रही है, तो 8 तारीख को अब पुल का उद्घाटन करने की तैयारियां बीजेपी की तरफ से चल रही हैं। हाँ, बिल्कुल नीलू। डोबरा चांठी पुल एक मोटर सस्पेंशन ब्रिज है जो एशिया का सबसे लंबा ब्रिज है, बड़ा ब्रिज है और मोटर डबल लेन ये ब्रिज है। इसके उद्घाटन को लेकर अब सियासत जोरों पर है। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था, सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें, लेकिन अब फिलहाल पीएमओ से समय न मिलने की खबरें हैं और मुख्यमंत्री 8 तारीख को यानी 9 तारीख को जो स्थापना दिवस है राज्य का, उससे एक दिन पहले इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं कांग्रेस आज वहां गई है। प्रीतम सिंह देहरादून से रवाना हुए हैं और खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वहां पर मौजूद रहेंगे और ये बताने की कोशिश कर रही है कांग्रेस की ये हमारे समय पर इसका शिलान्यास हुआ, हमने इसकी पूरी भूमिका तैयार की और अब ये जो पुल तैयार हुआ है इसका क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए। और वहीं बीजेपी ये मानती है कि जितना बजट था, मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि जितना बजट दिया जाना चाहिए था वो उनकी सरकार में दिया गया, उन्होंने ये फैसला लिया, तब जाके ये पुल तैयार हो पाया। तो अब डोबरा चांठी पर सियासत जोरों पर है और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है क्रेडिट की ये होड़ आने वाले दिनों में और ज्यादा दिख सकती है। नीलू और दीपांकर, एक सवाल और, जो लोग इसमें आंदोलनरत रहे, लगातार उन्होंने इसकी मांग की है, वो लोग क्या सोचते हैं? क्या उनको इससे मतलब है कि किसने बनाया, कैसे बना, लेकिन जो चीजें, जो तकलीफें उनको हो रही थी और अब जब ये पुल बनकर तैयार हो गया है, उनके लिए कितनी सहूलियत है? खासतौर पर प्रतापनगर जो विधानसभा है उसके लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। उन लोगों को एक लंबी दूरी, लगभग 2.5-3 घंटे का जो रास्ता तय करना होता था, वो लगभग अब 800 मीटर का ये पुल उसको बहुत कम कर देगा, उस डिस्टेंस को। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत है, उस इलाके के लोगों के लिए। उनको, मुझे नहीं लगता कि सियासत से इतना ताल्लुक वाकिफ होंगे कि सियासत उनके बातों पर जोर डाले या सियासत से प्रभावित हो वो लोग, उनको ले राहत है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को ये लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट टिहरी है, डिस्ट्रिक्ट टिहरी के इस मुद्दे को अपने खाते में डाला जाए। और अब आज 4 तारीख को कांग्रेस और 8 तारीख को बीजेपी, अब कौन, जनता किसकी बात को समझती है और किसकी बात को मानती है कि किसने पुल तैयार किया, ये देखना होगा। नीलू, 2022 का चुनाव में साफ है। सियासत दोनों पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा आम लोगों का दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और मुख्यमंत्री इन दिनों मंत्रियों के विभागों के काम की समीक्षा कर रहे हैं और तैयारियां ग्राउंड जीरो पर भी काम के निरीक्षण की है, जिसे विधायक भी जरूरी बता रहे हैं। अब ऐसा क्यों, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। किस विभाग में काम का हाल क्या है, ये बात इन दिनों मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से पूछ रहे हैं। वहीं विभागों की समीक्षा के बाद तैयारी जमीन पर काम देखने की है और मुख्यमंत्री का कहना है कि ये काम वो खुद करेंगे। विभागीय दौरे, विभागीय समीक्षा और प्रवास के दौरान जो समीक्षाओं में जो कुछ विषय आएंगे सामने, तो उनको फील्ड में जाकर मैं कोशिश करूंगा कि अगर ऐसी कहीं पर कोई कंट्रोवर्सी होती है या किसी तरह की कोई शिकायत आती है समीक्षा को लेकर के, तो उन स्थलीय निरीक्षण भी मैं कर सकता हूं। और मेरी कोशिश होगी हर प्रवास में हम कोई ना कोई स्थलीय निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री का कहना है कि जिलों के दौरे, काम की समीक्षा और रात्रि प्रवास का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और मुख्यमंत्री के इस प्लान को बीजेपी विधायक ही जरूरी बता रहे हैं।
और कहा कि जिन जिलों में कुछ मंत्री नहीं जा रहे वहां मुख्यमंत्री के जाने से फायदा होगा। कुछ लोगों ने सही तरह से उसका पालन नहीं किया है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित हैं, स्वयं जिलों का भ्रमण भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम समीक्षा भी करेंगे और साइड पे जाकर के कार्य की गुणवत्ता को भी देखेंगे और परखेंगे कि क्या जो हमने कार्य स्वीकृत किए हैं उसका गुणवत्ता ठीक है या नहीं है। 4 महीने बाद सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और चुनावी साल की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री का निरीक्षण चुनाव से पहले असल तस्वीर साफ जरूर कर देगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। सीएम त्रिवेंद्र रावत की सख्ती के आगे मंत्री हरक सिंह रावत नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कर्मकार कल्याण बोर्ड से हटाए जाने के बाद अब तक तल्ख तेवर दिखा रहे हरक सिंह के सुर अब बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरक सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री का अधिकार है और सीएम चाहे तो मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं। यही नहीं, हरक सिंह ने कहा कि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सुबोध उनियाल को भी दायित्व वाले पद से हटाया था। मेरी नियुक्ति हरक सिंह रावत के रूप में नहीं, श्रम मंत्री के रूप में हुई थी, इसलिए मेरे पास 3 साल का कार्यकाल की बाध्यता नहीं थी। बाकी मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि वो किसी को भी हटा सकते हैं, लेकिन यही बात मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि ये तो आप हटा ही सकते थे या नहीं तैनाती कर सकते थे, लेकिन 3 साल वाला जो भ्रम फैलाया गया कि कार्यकाल खत्म हो गया वो गलत है। पोर्ट फॉरेस्ट चीफ जयराज ने अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले सितंबर और अक्टूबर में धड़ल्ले से ट्रांसफर किए और अब इस पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जयराज के सभी ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने शून्य सत्र होने के बावजूद सितंबर और अक्टूबर के लिए किए गए इन बम्पर ट्रांसफरों को निरस्त कर दिया और इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि 100 से ज्यादा ट्रांसफर हैं जिन्हें बिना नियम कायदों के कर दिया गया। और रुड़की से खबर लेते हैं। यहां पर विधायक देशराज कर्णवाल को पार्क और सड़क के शिलान्यास पर नहीं बुलाया गया था, जिसके बाद कर्णवाल बुरी तरह से भड़क गए। विधायक ने सहायक नगर अधिकारी को खूब फटकार लगाई। हालांकि इस दौरान विधायक आपा खोते हुए नजर आए। कर्णवाल ने कहा कि यह काम मुख्यमंत्री की घोषणा में था। आपको बता दें कि मेयर और पार्षद ने यहां सड़क और पार्क का शिलान्यास किया था, जिस पर खासा बवाल हो गया। शादी में अब्दुल्ला दीवाना मेयर साहब वहां पर उद्घाटन कर आए, ये गलत बात है। मेयर साहब भारतीय जनता पार्टी के अब एक सदस्य हैं, उन्हें भाजपा की रीति नीति से अवगत होकर काम करना चाहिए, उद्घाटन करना चाहिए। शिलान्यास का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद बहन शिवानी कश्यप जी द्वारा रखा गया था। बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। वो कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में उस क्षेत्र के जो विधायक हैं देशराज कर्णवाल जी, उनकी धर्मपत्नी भी शामिल हुई। और उधम सिंह नगर पहुंचे परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि कोरोना के चलते रोडवेज को भारी नुकसान पहुंचा है। बिना मदद के इससे उबर पाना संभव नहीं। यही कारण है कि विभाग को रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी दे पाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से रोडवेज की मदद की मांग की है, जिससे कि रोडवेज की खस्ता हालत को कुछ ठीक ठाक किया जा सके। पिछले महीनों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है, आग्रह किया है कि हमें कोई पैकेज दिया जाए जिससे कि यहाँ के चालकों का, परिचालकों का, कर्मचारियों का वेतन उन्हें हम दे सकें। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनुरोध किया है। में विदेशी पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं रहेगा। गढ़वाल आईजी अभिनव कुमार ने सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है और दिवाली में विदेशी पटाखों की खरीदारी बिक्री पर रोक के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही इसे सख्ती से लागू करने को कहा है। लाइसेंस के तहत भी सिर्फ मेड इन इंडिया पटाखे बेचे जाएंगे। चाइनीज या फिर किसी अन्य देश के पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन होगा। और फ्रांस में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके बाद उत्तराखंड में भी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी 13 जिलों के एमपी, एसपी, एसएसपी को विशेष सतर्क रहते हुए अपने इलाकों में शांति और कानून व्यवस्था कड़े रखने के निर्देश दिए हैं। इसमें किसी को भी किसी तरह का किसी दूसरे संप्रदाय के प्रति घृणा फैलाने का अधिकार नहीं है, तो उनको आश्वस्त भी कर दें और इसका कोई रिएक्शन ना आने पाए, इसके लिए हमने पूरे अपने सभी एसएसपी को अलर्ट कर दिया।
और हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत, परिजनों ने अब इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिथौरागढ़ के देवल थल के रहने वाले प्रदीप कुमार के शरीर पर चोट के कई निशान हैं, जिसे देखते हुए परिजनों ने आरोप लगाया कि नशा मुक्ति केंद्र में प्रदीप को पीट कर उसकी हत्या की गई। प्रदीप के पिता का कहना है कि उन्होंने अपने जवान बेटे को नशा मुक्ति केंद्र में इस उम्मीद के साथ भेजा था कि उसे नशे से छुटकारा मिलेगा, लेकिन केंद्र संचालकों ने उनके बेटे की हत्या कर लाश को घर भेज दिया। रोते बिलखते पिता ने केंद्र संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। के अंदर था, एडमिट किया था उसको इलाज के लिए। अब मेरे बेटे को वहाँ बेमौत मारा गया, मार करके बॉडी घर में भेजा गई। और उधम सिंह नगर पुलिस ने ठगी के मामले में बिहार में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने काशीपुर और बाजपुर में ठगी की, जिसके लिए पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। दरअसल आरोपी सोने और चांदी के गहनों को चमकाने के नाम पर हाथ की सफाई से सोने की जेवरात ठग ले जाते थे। इस तरह उन्होंने काशीपुर क्षेत्र और बाजपुर से 4 तोले सोने के जेवरात ठगे। गिरफ्तारी के बाद इनसे बाजपुर में जो केस है और हमारा जो केस है, दोनों केस में जो भी सोना चोरी हुआ था, 2.5 तोला था और 1.5 तोला था एक जगह पे, चैन, मंगलसूत्र, ये चीज़ें वो पूरी की पूरी बरामद की गई है और उनको गिरफ्तार किया गया। और चंपावत के टनकपुर में पुलिस ने 6 किलो चरस बरामद की है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि 2 लोग चरस तस्करी कर मैदानी क्षेत्रों में बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। चेकिंग के दौरान दोनों लोगों से 6 किलो चरस बरामद किया गया है। 1 महीने पुलिस अब तक जिले में 35 किलो से ज्यादा चरस बरामद कर चुकी है। पुलिस ने दोनों चरस अभियुक्तों पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। 6 किलो 109 ग्राम चरस बरामद हुई है। ये चरस जनपद चंपावत से विभिन्न स्थानों से इकट्ठा करके दोनों अभियुक्त लेके आ रहे थे। और प्रदेश में आश्रम, मठ और धर्मशालाओं के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा होने वाली सहमति शुल्क को सरकार ने 2036 तक के लिए माफ कर दिया है। आश्रमों, धर्मशालाओं को उनके यहां से निकलने वाले सीवर की गंदगी के निस्तारण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति पत्र लेना होता है। सहमति पत्र का सालाना शुल्क भी जमा करना होता है। अधिकतर आश्रम और धर्मशालाओं के सीवर लाइन से जुड़ जाने के मद्देनजर सरकार ने अगले 15 साल के लिए शुल्क माफ कर दिया है। अब आश्रमों को 15 साल तक सहमति पत्र लेने की भी आवश्यकता नहीं है। धर्मशाला और आश्रम, मठ, उनसे जो प्रदूषण बोर्ड ने एक धनराशि तय की थी और उसका 1-1 साल का रिन्यूएशन होना था, वो भी हमने खत्म किया है। अब आपको जो टाइम पीरियड है 1 साल से बढ़ाकर हमने 2036 तक किया है। और प्रदेश के करीब 50,000 दूध उत्पादकों को दिवाली से पहले प्रोत्साहन राशि का भुगतान होगा। ये कहना है दूध विकास मंत्री धन सिंह रावत का। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए के पेमेंट की फाइनल मंजूरी के लिए शासन को भेज दी गई है, जिसकी मंजूर होते ही दिवाली से पहले सभी दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि भी मिल जाएगी। इस बार कोविड के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन आज ही हमने आदेश कर दिए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी मुझको ज्ञापन दिया था, कई किसानों ने भी दिया है, विधायक लोगों ने भी कहा था, और मुझे लगता है कि दीपावली से पहले हम किसानों को तोहफा दे देंगे, सारे दुग्ध पालकों। और इस वक्त हल्द्वानी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर समाज सेवी गुरविंदर चड्डा का देर रात हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। मानवाधिकार और RTI पर गुरविंदर चड्डा काम करते थे। उन्होंने RTI से भ्रष्टाचार के कई खुलासे किए थे और उनकी अब मौत हो गई है। और उत्तरकाशी के कई इलाकों में मौसम ने करवट बदली है। ऊपरी इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी होने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। साथ ही साथ अभी तक जहां उत्तरकाशी के जंगल आग से जल रहे थे, वहीं अब इन जंगलों को भी राहत मिली है। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल, गंगोत्री, यमुनोत्री, भटवाड़ी के ऊपरी इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी से मौसम काफी सुहावना हो गया है।
चमोली के जोशीमठ स्थित आईटीबीपी के माउंटेनियरिंग और स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र औली में 7 दिवसीय राफ्टिंग और साइकिलिंग अभियान की शुरुआत हो गई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने यहां हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 20 सदस्यीय दल कठिन रास्तों के साथ ही अलकनंदा के साथ साथ राफ्टिंग के जरिए चमोली, गौचर, श्रीनगर, देवप्रयाग के होते हुए शिवपुरी पहुंचेगा, जहां 9 नवंबर को उनका समापन होगा। इस 20 सदस्यीय दल में 5 महिला भी भाग ले रही हैं। माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, राफ्टिंग, कायाकिंग, कैनोइंग के फील्ड में हमेशा हम राष्ट्रीय स्तर पर रहे हैं और औली इसका मुख्य प्रशिक्षण संस्थान रहा, जहां से सारे खिलाड़ी निकलते हैं। और अक्टूबर महीने में गुप्त खाल ट्रैक को पास करने वाले माउंटेन ट्रैकर्स ने एक बार फिर से नया ट्रैक पास किया है, जहां पर इस बार उन्हें उनियाली ताल को भी नजदीक से देखने का मौका मिला। बद्रीनाथ से नीलकंठ पर्वत की तलहटी से उनियाली के पास तक पहुंचने के लिए समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचना होता है। इस दल के 4 सदस्यों ने इस बार इस ट्रैक को बद्रीनाथ से शुरू कर उनियाली लेक होते हुए खीरो वैली पार कर हनुमान चट्टी तक पहुंचकर पार किया। भव्य नीलकंठ। और टिहरी जिले में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। विभाग के एक्सपायरी दवाइयां मिलने पर सील जन औषधि केंद्र को खोल दिया है, जिस पर कोविड मॉनिटरिंग कमेटी ने नाराजगी जताई। दरअसल कोविड मॉनिटरिंग कमेटी 28 अक्टूबर को जिला अस्पताल बौराड़ी के जन औषधि केंद्र में एक्सपायरी दवाइयां मिलने के बाद इसकी शिकायत डीएम से की थी, जिसके बाद केंद्र को सील कर दिया गया था। वहीं सीएमओ मामले में जांच की बात कह रही हैं, तो कोविड मॉनिटरिंग कमेटी ने इस पर नाराजगी जताई है। इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पर जो है एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ मिली हैं, तो मेरे द्वारा तुरंत जो है ड्रग कंट्रोलर्स को एक लेटर लिखा गया कि वो तुरंत उसकी जांच करके 3 दिन के अंदर मुझे दे। जो ड्रग इंस्पेक्टर है, यदि उसकी लापरवाही सामने आती है या मिलीभगत सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी विभागीय कानूनी कार्रवाई या डिसिप्लिनरी एक्शन भी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम। और रामनगर में एक बार फिर से 16 फीट से ज्यादा लंबा अजगर रेस्क्यू किया गया। ये अजगर जो है वो सीतापुर टांडा गांव में धान के खेत में था, जहां पर कुछ किसान धान काट रहे थे। जैसे ही उनकी नजर इस विशालकाय अजगर पर पड़ी तो वहां पर भगदड़ मच गई। उन्होंने सांपों में महारत रखने वाले चंद्रसेन को बुलाया, जिन्होंने अपनी टीम के साथ जाकर अजगर को रेस्क्यू किया और वन विभाग को फिलहाल इसे सौंप दिया गया है। दरअसल में आज ग्राम सीतापुर टांडा के समीप एक खेत में सभी काम कर रहे थे, जहां की सुखदेव नाम के व्यक्ति का हमारे पास फोन आया। उन्होंने बताया कि विशाल सांप हमारे यहाँ पर है, जिससे कि वहाँ काम करने वाले भाग गए थे और बड़ा हड़कंप मचा हुआ था। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।